ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, आज हाजिर हैं हम अपना कार्यक्रम लेके, और आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला, और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉली हेलाइट, आईपीएल की पॉली हेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉली हेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉली हेलाइट। तो श्रोताओं, आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इसका विषय है बसंतकालीन गन्ना बिजाई और विशेष सावधानियां। जी बिल्कुल, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं उत्तर प्रदेश से, और हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसका आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने की बिजाई में सावधानियां। निश्चित तौर पे किसान भाइयों, बसंत का जो समय चला हुआ है, अब जो हमारे किसान भाइयों के गन्ने के खेत लगे हुए हैं, उनको धीरे धीरे से किसान भाई उनकी कटाई भी कर रहे हैं, और जो चीनी मिल हैं वहां पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान भाई हैं, उसके विभिन्न उत्पाद भी बना रहे हैं। लेकिन जो किसान भाई अगले साल के लिए गन्ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी बिजाई की भी बात कर रहे हैं, और बिजाई में क्या कुछ सावधानी रखें, और कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, कौन कौन सी कल्चरल क्रियाएं करें, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं में, और हमेशा की तरह डॉक्टर तेवतिया जी तो मौजूद ही हैं। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आए, कि इस समय जो किसान भाई गन्ने की बसंतकालीन खेती करना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करें, उनके लिए ये समय क्या महत्वपूर्ण है? धन्यवाद सर। मैं सभी किसान भाई और आकाशवाणी पर सभी श्रोताओं को, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं वसंतकालीन गन्ना की क्या क्या सावधानियां हम लोगों को रखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अब खेती का पैटर्न बदल रहा है। अब हम लोग जलवायु परिवर्तन का सर शिकार हैं। अब जैसा कि पहले परिप्रेक्ष्य में होता था, बारिश के समय में बारिश, गर्मी के समय में गर्मी, अब बेमौसम सर जलवायु में या उसमें परिवर्तन हमें देखने में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हमारी फसल को इसके विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने में, अथवा विपरीत परिस्थितियों में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी पैदावार देने में सक्षम हो, ऐसी हमको प्रजाति, ऐसे हमको खेती में आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से करने की आवश्यकता है, जिससे कि किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हम लोग पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक किसान भाई का फोन है, उसको हम लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, संतोष बोल रहा हूँ सर, बहराइच से, आईपीएल चीनी मिल जरो रोड। जी क्या नाम बताया आपने? संतोष सिंह जी। संतोष जी बताइए। जी हमारा 22 सितंबर का गन्ना है, एसटीपी बीज से हमने लगाया था उसको जी। तो उसमें ये टाबोरर जो ये सफेद मक्खी बहुत आ रही है खेत में, तो इसका अभी से ही क्या उपचार किया जाए?
सफेद मक्की कौन सी है? पायरेला तो नहीं है, उड़ने वाला है? हाँ जी, उड़ने वाला व्हाइट कलर में है। अच्छा, उसका देखिए, उसका पैरासाइट जनरेट हो चुका है, उसके आपको किसी भी उसके कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा बिना हानि करके जी। और एक जो पत्ती पे पूरा बीच में जो धारी होती है बीच वाली, हाँ, वहाँ पे व्हाइट कलर में कुछ चिपका हुआ, मतलब हर पत्तों में है। अच्छा, अगर चिपका हुआ है तो वो टॉप बोरर के लक्षण है जी। दोनों है सर उसमें। हाँ, तो फिर आप CTPR की ड्रेंचिंग कराइए उसमें जी। CTPR की ड्रेंचिंग कराइए और ओरिजिनल कंपनी का कराइए, लोकल कंपनी का ना कराएं। जी जी। हाँ, तो उससे चला जाएगा। ड्रेंचिंग का मतलब जो आपका नोजल है उसको थोड़ा ढीला करके, हाँ जी, वो पानी की धार टाइप आप उसमें लगाइए, उसके बाद पानी दे दीजिएगा खेत में। जी जी जी। क्योंकि दोनों नई वैरायटी है सर, एक ही खेत में है। कौन सी वैरायटी है? कोलक 16-202 आधे खेत में लगा हुआ, आधे में है 18-231 शाहजहांपुर की सर। बहुत बढ़िया वैरायटी है। 18-231 में तो नहीं होगा, या है? नहीं, उसमें भी है सर। अच्छा, उसमें भी है। ये जो तितली वाला है, ये है सर उसमें। अच्छा, तो आप जो है इसमें ये CTPR जानते हैं ना? जी जी। हाँ, इसका जो है ड्रेंचिंग कराइए। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप विस्तार से बता दीजिए थोड़ा। तो हमें लगता है कि एक किसान भाई का फोन आ गया है, उसको लेते हैं। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ कि अमरोहा, यहाँ उत्तर प्रदेश अमरोहा में कौन सी वैरायटी कामयाब हो? और नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किस्में हैं उनको लगा सकते हैं जी डॉक्टर सवार जी। इसमें आप लोग कोलक 16-202 नई प्रजाति आई है, इसका चुनाव कर सकते हैं। 18-231, 17-231, आप ये नवीनतम प्रजातियां हैं। इनका बीज किसी अच्छे केंद्र से, या तो आप शाहजहांपुर से या लखनऊ से आप लोग लेके थोड़ा सा आप इसमें बिजाई कर सकते हैं। 18-231 और 16,202। 16-202। ठीक है हरपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर तेवतिया जी, आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं तो विशेष किन बातों का ध्यान रखें? पहले देखिए, ये इस समय जो है गन्ने की बिजाई का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। बहुत ज्यादा किसान भाई इस समय बिजाई भी कर रहे हैं। हाँ, बिजाई कर रहे हैं, तो उनका गन्ना बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जो गेहूं काटने के बाद करते हैं उनका गन्ना थोड़ा सा कमजोर रहता है, अंकुरण कम लेट हो जाता है थोड़ा। तो अब से लेके 15 अप्रैल तक जो भी बुआई कर देंगे वो गन्ना बहुत अच्छा होगा। अब रही सावधानी वाली बात। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सावधानी के बारे में जरूर पूछेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं गांव चौधरीवास, जिला हिसार से राजू अग्रवाल। जी राजू अग्रवाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारे जी कम पानी का इलाका है, फिर भी कुछ भाई धान की बिजाई वगैरह कर रहे हैं, तो एक के खेत में और धान के इसमें पानी का कुछ फर्क पड़ता है कम का? जी डॉक्टर तेवतिया जी। देखिए, आपने धान बो रखा है या गन्ना बो रखा है आपने? नहीं, हमने तो वैसे कपास वगैरह बोते हैं, कई भाई बोते हैं हमारे इलाके, वैसे धान का इक्का है नहीं। अच्छा, तो आपकी चिंता क्या है कि आपका ग्राउंड वाटर खत्म ना हो जाए? हाँ जी, ये धान में कम लगता है पानी या इसमें कम लगता है जी? देखिए आप देखिए, गन्ना 1 साल की फसल है और धान है 4 महीने की फसल। वो बात सही है कि धान में बिल्कुल पानी भरे रखते हैं लोग बाग, लेकिन भरे रखने की जरूरत नहीं होती है, मिट्टी गीली होनी चाहिए। तो देखिए, वेस्ट करने वाले तो बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन पूरे साल गन्ने में आप दोगे तो अगर टोटल लगाएं, अगर ऑप्टिमम मतलब जितना लगना चाहिए उतना लगाएं, धान में भी और गन्ने में भी, तो अगर पूरे साल में करेंगे तो गन्ने में ज्यादा पानी हो जाएगा, क्योंकि वो 4 महीने की फसल है, वो 12 महीने की भी है और थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कभी 1-2 महीने कम भी रह जाता है, तो पूरे साल की क्रॉप है वो। और दूसरी बात यह है कि वो मानसून की क्रॉप है, जो आपकी धान है, उस समय बारिश भी होती है तो उससे भी पूर्ति होती है। गन्ने में पूरी गर्मी रहता है, गन्ना जाड़े में रहता है और बरसात में भी रहता है। हमारा कम पानी का इलाका है, वो ठीक से नहीं पूछ रहे। कम पानी का है, देखिए आप कॉटन है तो आप ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया है। आप ड्रिप इरिगेशन पे जा सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, आप स्प्रिंकलर पे जा सकते हैं,
और आप जो फ्लड मेथड है, जो एक तरफ से काट दिया और पूरे खेत में, उसको ना अपनाएं, उससे पानी की वेस्टेज होती है। आप गन्ने में भी आप लोग ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं ट्रेंच विधि के माध्यम से। ठीक है, फोन करने के लिए राजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने की बिजाई में इस समय सावधानियों के बारे में। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का और फोन आ गया है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नक्थूगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। कैसे हैं तेवतिया जी? बढ़िया है, पूरी पंचायत को राम राम। राम राम जी, राम राम। प्रश्न ये है कि जो पहली पेड़ी कटी थी लगभग 1 महीना पहले, उसमें जो पेड़ी फूटी है उसके पत्ते पीले पीले निकल रहे हैं, बारीक बारीक। ये तो है पेड़ी संबंधी जी। अब जो बुआई करनी है इस मौसम की, उसमें डॉक्टर साहब ने अभी कुछ बीज बताए। उन बीजों के साथ कितना उर्वरक डालना है? क्या उनके साथ मूंग या उड़द की बुआई भी संभव है? जी इंद्रवीर जी, बहुत बहुत राम राम आपको। और आपकी हेलो करते ही हम अब तो आवाज आपकी तुरंत पहचान जाते हैं, और आपके हेलो कहते ही हमने नाम ले दिया था आपका। तो और आपकी हम प्रशंसा इसलिए करना चाहेंगे कि आप प्रश्न बहुत अच्छे करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत प्रगतिशील किसान हैं। हाँ। और गन्ने से लेकर के सभी फसलों की खेती करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ। और उसके साथ साथ रेडियो के आपके लगातार लिसनर भी हैं। हाँ, मतलब लगातार सुनते हैं, बिल्कुल जी, छोड़ते नहीं है। बिल्कुल प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ते। और गन्ने की पाठशाला तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इंद्रवीर जी, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल, ये रेडियो पे सुन रहे हैं, अपना सवाल कर लिया है। तो अब आप सुनिए कि आपका पहला प्रश्न है कि पेड़ी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं 1 महीने पहले जो कटी थी आपकी। देखिए, कई कारण हो सकते हैं उसके। आप जो है थोड़ा सा उसको, एक तो नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है। आपने यूरिया लगाया, अभी नहीं लगाया उसमें? नहीं, अभी नहीं लगाया। हाँ, तो एक बार यूरिया लगा के देख लीजिए। पत्ती पीली पड़ जाती है, रूट बोरर की वजह से भी हो सकती है, ग्रब, व्हाइट ग्रब की वजह से भी हो सकती है। उनकी अगर वो लगा होगा, आपको पता होगा अपने खेत के बारे में, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। सल्फर की कमी से भी हो सकती है पत्तियां, क्योंकि अभी 1-2 पत्ती निकली होंगी, तो ऊपर की पत्ती नीचे की पत्ती ज्यादा डिवीजन कर नहीं सकते अभी। जनरली नाइट्रोजन में जो है वो नीचे की पत्ती पीली पड़ती है, और सल्फर की कमी में ऊपर की पीली पत्ती पड़ती है। तो आप एक बार पहले लीजिए, आप अपना आप ये यूरिया डाल के देखिए आपको। और मिट्टी टेस्ट कराते हैं, नहीं कराते अपनी? बिल्कुल सर जी, बिना मिट्टी के कैसे बात बन जाएगी? ये तो आपका पहला सुझाव है। हाँ, तो आप सल्फर कैसा है आपकी जमीन में? मिट्टी टेस्ट के आधार पे सल्फर कैसा है आपकी? सल्फर की जांच संभवतः इनके पास नहीं होगी। मात्रा कम आई थी। हाँ, तो उसका ध्यान रखिए। आपने कराई थी क्या? एनपीके कराए थे या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी, सूक्ष्म पोषक तत्व भी कराए थे? केवल मिट्टी की जांच कराई थी। मिट्टी की जांच में कौन कौन से आपने सूक्ष्म पोषक तत्व कराए थे? एनपीके होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो संभवतः आपके यहाँ, ये आपके जिले में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच आपने शायद नहीं कराई होगी, या आपने कहीं बाहर से कराई हो, तो उसका हमें जवाब दें। तो दूसरा प्रश्न आपका था कि जो अब आप बुआई कर रहे हैं, उसमें जो आप उर्वरक का प्रबंधन है, वो किस तरीके से? तो इंद्रवीर जी, आप कौन सी वैरायटी बो रहे हैं अभी नई? सीओजी 1632। 1632? अच्छा, तो देखिए, उर्वरक की जो डालने की पद्धति है वो ये है कि जो नाइट्रोजन की टोटल डोज है, जो कि गन्ने में लगभग 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, उसकी 1/3 बोते समय, और जो फास्फोरस की 80 किलो डालते हैं, उसको पूरे फास्फोरस को बोते समय डालें। और पोटास जो है 60 किलो पोटास को 2 बार में डालें। 30 किलो तो बुआई के समय, और 30 किलो जब आप मिट्टी चढ़ाएं ना, उससे पहले कूड़ में डाल के मिट्टी चढ़ाएं। तो ये फर्टिलाइजर का हुआ। उससे पहले आप तैयारी जब खेत की करें तो कूड़ी की खाद डालें उसमें, और जो भी टेस्टिंग के अनुसार से सल्फर और या जिंक वगैरह है, अगर
आपके खेत में है तो उनको भी अप्लाई करें बुआई के समय। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे कि पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें और उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। और डॉक्टर सौहार्द जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इंद्रजीत जी, आपको सबसे पहले प्रयत्न करना है कि अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई से 1 महीने पहले आपको गहरी जुताई उसमें अवश्य कर देनी है। उसके बाद आपको करीब उसमें खाद, गोबर की खाद उसमें मिला दें, और यदि संभव हो भूमि शोधन के लिए तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा मिली हुई खाद भी उसमें मिला दें, जिससे आपका भूमि का शोधन हो जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं उर्वरक नियंत्रण की, तो यदि 3 तरीके से हम गन्ने में उर्वरक नियंत्रण हम कर सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं। यदि आप बुआई कर रहे हैं एसएसपी के माध्यम से, सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, और आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जहां 1 हेक्टेयर में लगभग 12.5 बीघे होते हैं, तो मैं आपको प्रति बीघा जो इसमें आपका जितना मात्रा में आपको डालना है तो बता देता हूं। एसएसपी के माध्यम से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो 1 बीघे में आपको 30 से 35 किलो एसएसपी देना है, आपको 8 से 10 किलो इसमें पोटाश देना है, और आपको 20 से 22 किलो यूरिया देना है पूरी फसल में, जिसमें आपको आधी फसल बुआई के समय यूरिया दे देना है, बाकी 3 से 4 बार में आपको आधा उसका नाइट्रोजन का मैनेजमेंट करना है। यदि आप डाई यानी डीएपी के माध्यम से आप अगर बुआई कर रहे हैं तो आपको 12 किलो डीएपी देना है प्रति बीघा, आपको 8 किलो एमओपी या पोटाश देना है प्रति बीघा, और आपको यूरिया 20 से 22 किलो देना है प्रति बीघा पूरी फसल में। तो इसको आप आधा एक बार में डाल के बाकी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 3 बार में आपको देना है। यदि आप एनपीके 12-32-16 के माध्यम से आप अगर उर्वरक प्रबंधन करना, बिजाई करना चाहते हैं तो उसमें 12-32-16 होता है, जिसमें आपको 16 किलो एनपीके प्रति बीघे की दर से आपको एनपीके डालना है, आपको 5 किलो प्रति बीघे की दर से पोटाश देना है, आपको 20 से 22 किलो प्रति बीघे की दर से आपको यूरिया देनी है। इन तीनों में ही अगर आप यदि संभव हो तो एसएसपी के माध्यम से करें, जिसमें सल्फर और कैल्शियम की भी आपूर्ति हो जाती है। जी तेवतिया जी, निश्चित तौर पे आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और विस्तार से डॉक्टर सौहार्द जी ने आपको बताया। तो डॉक्टर साहब यूएस तेवतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई बोते हैं, इस समय गन्ने की बिजाई करते हैं, तो उसमें ये फसल चक्र का क्या महत्व होता है? देखिए, फसल चक्र हमारे कृषि वैज्ञानिक हमेशा से रिकमेंड करते आए हैं। और फसल चक्र से क्या होता है, एक तो हर एक जो फसल की जड़ है, किसी की जड़ किसी स्तर तक गहरी जाती है, किसी की ऊपर तक जाती है। तो जो हमारी सॉइल होती है उसके हर एक जगह से, ऐसा नहीं है कि आप गन्ना ही गन्ना बोते रहो तो उसी स्तर से उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते रहेंगे। तो एक तो ये फायदा होता है। तो डॉक्टर साहब, एक किसान का फोन ले लें। जी हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। गन्ने की खेती सर? जी 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 बिल्कुल। ये सर सर्टिफाइड किस चीज से करना चाहिए? अच्छा, अपना नाम बताओ आप। नाम सतीश कुमार है सर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, गांव बपोड़ा। जी सतीश कुमार जी, आप सवाल कीजिए। आप सर्टिफाइड सर किस चीज से करना चाहिए बीज को? अच्छा, बीज को मतलब उपचार शोधन। हाँ, बीज उपचार की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये देखिए, बीज उपचार अगर आप जैविक विधि पे जाते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा के साथ भी बीज उपचार कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी फंजीसाइड से आप कर सकते हैं। कार्बनडिजीन है, बेविस्टीन है, आप इनसे कर लीजिए। इसमें आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से आपको करना है। और इसके बाद अगर आप कोनो 1-2 नए फंजीसाइड भी आप सर कोई लेना चाहते हैं तो उसमें बोल सकते हैं आप लोग। हाँ देखिए, दवाई का नाम फिर बताइए। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, 2 तरह से उपचार करना है आपको। एक तो मिट्टी का उपचार करना है, एक आपको गन्ने के बीज का उपचार करना है। क्योंकि आजकल देखिए 0238 में जो ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन आया है, ये सारी जमीन में फैल गया है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, आप जानते होंगे इस बारे में। तो इसके लिए मिट्टी जब आप बुआई करें, यानी जो खेत की तैयारी करें, उस समय गली सड़ी गोबर के खाद के साथ मिला के ट्राइकोडर्मा को पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट करके बखेर के उसके बाद जुताई करें आप। तो उसमें क्या होगा, जो फंगस होगी उसको खा जाता है। ये जो लाल सड़न रोग आता है गन्ने में, उसकी फंगस जो जमीन में होगी उसको तो ये खा जाएगा ट्राइकोडर्मा। उसके बाद में जो बीज है आपका, उसको बीज को उपचार करने के लिए फंजीसाइड सबसे बढ़िया है थायोफिनेट मिथाइल। आप लिख सकते हैं नाम को, थायोफिनेट मिथाइल। ये फंजीसाइड है, इससे आप उपचार कीजिए। और एक ले लीजिए आप इंसेक्टिसाइड, कोई भी आप इमीडाक्लोप्रिड ले लीजिए, वो फंजीसाइड। इनकी 2 ml उसकी
आपको ट्राइको ये थायोफिनेट मिथाइल की 2 ग्राम पर लीटर और उसकी भी 2 ग्राम पर लीटर इंसेक्टिसाइड की भी उसमें कर लीजिए। उसमें बीज को 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक डुबा के उसको करिए। और अगर एक बड़ की जो सिंगल बड़ होती है, एक पोरी वाले टुकड़े काटेंगे तो उससे बीज उपचार बहुत अच्छा होगा। आपके खेत में कोई रोग नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ से उसमें केमिकल एंटर कर जाएगा और आपकी आंख तक पहुंच जाएगा, वो गन्ने की आंख तक। तो इस तरह से आप कर सकते। ठीक है सतीश कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तो हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं कि गन्ने की बिजाई में इस समय हमारे किसान भाई क्या सावधानी रखें। अगर प्रजाति का चुनाव कर लिया है, फसल चक्र भी अपनाना है, मिट्टी परीक्षण करना है, उसके साथ साथ मृदा जांच के साथ साथ किसान भाई पानी की भी जांच कराएं और जब बिजाई करें तो उसका बीज उपचार, ये सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। तो इनको एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो बताइए जी, हम बात कर रहे थे फसल चक्र पे, वो बात बीच में अधूरी रह गई थी कि इसका क्या महत्व है किसान भाइयों के लिए और गन्ना उत्पादकों के लिए। देखिए, एक बात तो मैंने बता दी कि जड़ डिफरेंट गहराई पे जाती हैं तो न्यूट्रिएंट का पूरा जो है पूरे हर एक लेयर से अवशोषण हो जाता है अगर हम तरह तरह की फसलें बोती हैं जी। दूसरा कारण ये होता है इसका फसल चक्र अपनाने का कि हर एक फसल से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां और कुछ कीट होते हैं जी। तो अगर आप लगातार उसी फसल को बोगे तो उन कीटों को बड़े आराम से आक्रमण करने का मौका मिल जाएगा क्योंकि पसंदीदा क्रॉप होगी उनकी जी। इसके विपरीत अगर हम दूसरी फसल बो देंगे तो वो फसल जो वो कीट और बीमारियां उस फसल की नहीं होती हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी 1 साल के लिए। तो इससे उसका जो है वो स्वस्थ फसल बनी रहती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में और भी पूछेंगे, लेकिन एक हमारे किसान भाई लाइन पे हैं, उनका फोन ले लें। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं पहले डॉक्टर साहब को, आपको आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आप अपना नाम बताएं पहले। हाँ जी, सतपाल सिंह, किसान, और हस्तिनापुर क्षेत्र है, जिला मेरठ में। जी, हस्तिनापुर से। हाँ जी जी। तो अब ये 38 में तो रोग आ गया जी। अब ये 35 लगा रखा हमने। 35 के अलावा और कोई बीज नया बताएं तो धन्यवाद हो जाएगा आपका। देखिए, बहुत अच्छा किया आपने 0238 को नहीं लगाया क्योंकि देखिए ये अब ऐसा हो चुका है, रोगग्रस्त हो चुकी है फसल, अपनी उम्र पूरी कर ली है, पिछले 50 साल से चल रही है और बहुत बढ़िया क्रॉप रही है और यील्ड भी बहुत अच्छी है और किसानों ने खूब इसका जो है लाभ उठाया है। लेकिन अब इसकी उम्र पूरी हो गई तो आपने जो COS 13235 आपने वो रखी है। इसमें एक समस्या आ गई जी। इसकी जड़ गहरी नहीं है, ये ऊपर व्यास करता है और हवा चलते ही ढह जाता है। 13235 ना? हाँ जी। हाँ, तो देखिए बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। और देखिए नई वैरायटी आई है तो आपको एक्सपीरियंस हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि इसका एक तो गहरी जुताई करें और गहरी बुआई करें इसकी। अच्छा जी। और इसको जो इसकी टिलरिंग भी काफी होती है, जो ब्यात है वो काफी अच्छा होता है। मवाना शुगर मिल लगा है हमारा। हाँ जी, मवाना शुगर मिल लगा है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका जो है आप जो यूरिया की इसमें कम मात्रा दीजिए आप, क्योंकि हाँ, यूरिया अगर आपने इसमें ज्यादा दे दिया तो ये फिर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसके तने में वो ताकत रहती नहीं है तो ये गिर जाती है। तो इसके लिए आपको मैं 2 सुझाव दूंगा कि एक तो गहरी जुताई करके खूड़ गहरे काट के उसमें गहरी बोइए आप इसको, नंबर 1। नंबर 2, यूरिया की बहुत कम मात्रा दीजिए, इसमें ग्रोथ बहुत हो जाती है कम यूरिया में भी। इसकी जड़ ऊपर ही है 35 की। हाँ, तो आप जब गहरा बोएंगे तो गहरी जाएंगे ना। दूसरा एक कारण और है, मैं आपको बताऊं कि आप ब्यास ऊपर है इसका। हाँ, आप मेरी बात सुनिए पहले। देखिए, मैंने आपको 3 चीज बता रहा हूँ, मैं 3 को ध्यान से सुनिए आप। और जड़ ऊपर क्यों है, हर एक किसान की नहीं है, आपकी ऊपर है, वो क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो आप इसको मैंने पहला बता दिया, आप गहरी जुताई करके गहरे कूड़ निकाल के गहरे पे बोइए आप उसको, ठीक है? हाँ जी। दूसरी बात है, इसमें यूरिया का कम इस्तेमाल कीजिए।
ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि पानी जल्दी जल्दी मत लगाइए आप। जब पानी आप फसल को जब ऊपर ही मिल जाता है ना जड़ों को, तो वो नीचे नहीं जाती फिर। हाँ जी, हाँ जी। भाई जहां पानी अगर नीचे, तो आदमी कुआं में थोड़ी घुसेगा अगर पानी ऊपर ही आ रहा है तो। और अगर पानी नीचे होगा तो बाल्टी रस्सी बांध के लटकाएगा कि नहीं। पानी अगर गहराई में मिलेगा तो जड़ें गहरी जाएंगी, पानी ऊपर ही मिलेगा तो वो ऊपर रह जाएंगी। तो आप जल्दी जल्दी पानी ना लगाएं इसमें। तो ये 3 कारण है तो आपको अपनी समस्या से। और चौथी और बता दूं मैं आपको, पोटास का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, पोटास और फास्फोरस का। उससे जड़ों को फैलाव मिलेगा और तने को शक्ति मिलेगी। केवल आप, मुझे लगता है आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराई है और बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हो आप। तो आप अपनी सॉइल टेस्ट कराइए और जो सॉइल टेस्ट की रिकमेंडेशन हो उसके हिसाब से आप फर्टिलाइजर डालिए। ठीक है, चलो जी, ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसका 35 का ब्याज जो है वो ऊपर है, जड़ गहरी नहीं है। बस इसी चीज के लिए तो मैंने ये 4 चीज बताई हैं, आप इनको करिए, आपकी समस्या का निवारण होगा। तो डॉक्टर साहब कोई अन्य किस्म हो उसको बता दो, आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए, आप इसमें आप अगर नवीन प्रजाति की तरफ जाते हैं तो आप लोग 16-202 को ले सकते हैं, इसमें 17-231 और 18-231 को भी आप लोग ले सकते हैं। पर एक चीज और मैं डॉक्टर साहब ने बताया, मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपको इसमें गहरी जुताई जरूर करनी है। होता क्या है कि हम लोग लगातार रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में 6 इंच या 10 इंच नीचे एक परत बन जाती है, जिससे जड़ों का नीचे जाना कम हो जाता है, वो एक लेयर को तोड़ के नहीं जा पाती है। तो जरूर कोशिश करिए कि जो हल होता था, पलटा जिसे बोलते थे आप लोग, एमबी प्लाउ, उसको जरूर लगाइए, तवे वाला जो होता था, ताकि आपकी जुताई जो हो रही है कम से कम 1 फुट तक आप लोग जुताई कर पाए। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। हाँ भाई, नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? आप जिले से। हाँ, क्या नाम है? वकील चंद शर्मा बोल रहा हूँ, आप जिले से। जी वकील चंद जी, कैसे हैं? जलगांव से बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था, उड़द या मक्का बोई जा सकती, उड़द बोई जा सकती है जी? हाँ डॉक्टर साहब, ये फैसले के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि क्या गन्ने के साथ उड़द ली जा सकती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ, बिल्कुल ली जा सकती है। उड़द ली जा सकती है, मूंग ली जा सकती है। गर्मी के समय में आप बोएंगे तो इसमें क्या है कि आपको इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो जब आपके बीच में खरपतवार नियंत्रण भी इससे होता है। जब आपका जो गन्ना है वो ऊपर आने में लगभग 30 से 40 दिन का समय लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब खेत में नमी होती है और उसमें गन्ना ऊपर नहीं आ पाता है, तो जो आपके खरपतवार के बीज हैं वो एकदम से ऊपर आ जाते हैं और खरपतवार हो जाता है। तो जब आप मूंग लगा देंगे, साटा प्रजाति का आप कोई भी मूंग लगा दीजिए, पूसा 1431, पूसा विशाल, आप कोई भी प्रजाति 60 दिन वाली ले लीजिए, तो ये एकदम से ऊपर आ जाएंगे और ये मिट्टी की सतह को कवर कर लेंगे। तो ऐसे में आपको 2 गुना लाभ होगा और आपका खरपतवार नियंत्रण का भी कार्य करेगा। दूसरी चीज, आपने मक्के के बारे में जो पूछा था, तो मक्के की सहफसली खेती अभी तक आपको बेहतर, मेरी समझ से यही रहेगा, क्योंकि दोनों ही मक्का और गन्ना दोनों ही अधिक उर्वरक मांगने वाली फसलें हैं, तो आपको दोनों में बेहतर होगा। हाँ, दूसरी बात मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आप मक्का को छोड़ के इनको आप मूंग और उड़द ही अपनाएं। उसका कारण ये है कि मक्का बड़ी हो जाती है तो उसकी छाया आएगी, तो उसमें वो गन्ने की फसल को प्रभावित करेगी। दूसरी बात ये है कि मूंग की आप फली तोड़ के उसको जोत सकते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा खाद मिलेगी। उसकी जड़ों में नोडूल होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, तो वो भी करेंगी। लेकिन बस ये ध्यान रहे आपको कि आपके कहीं नील गाय वगैरह या जंगली जानवर उसको खाएं ना, तो आपको लाभ हो सकता है। सर एक बात और है जी, मैं आप लोग से बोल रहा हूँ जी, तो हमें कहीं से गन्ने का बीज मिल सकता है? गन्ने का बीज आपको कौन सा बीज चाहिए? नया बीज? ये तो पुराने बीज तो सब खराब हो गए। देखिए, नए बीज में भी 5-6 वैरायटी हैं, अभी नए हैं जो बीज। देखिए एक तो बिल्कुल ही नए हैं जो अभी 19-231 और ये 16-202 नहीं, 16-202 तो पिछले साल की है। एक है 17-451 भी आई है, ये 2 अभी आई है वैरायटी। उससे पहले की है 16-202 है, 17-231 है और 18-231 भी है। उसके बाद में 14-201 है, 13-235 है, 15-023 है। तो आपको इनमें अभी आप ये बताइए वो कौन से रखे हैं आपने बीज? सर ये सिमार के बीज से कोई कोऑपरेट कर नहीं रहा, हमें तो कहाँ से बीज लें, इसलिए कह रहा हूँ सर मैं। भाई देखिए, अभी तो बीज जो नए वैरायटी हैं ये आप ये CO 0118 मिल रहा है आपको कहीं? कहाँ से लें सर? CO 0118। ये चाह रहे हैं कि क्या कहीं आपके माध्यम से कहीं मिल सकता है? भाई
आप एक काम करो, मेरा फोन नंबर नोट कर लो, आप मेरे को अलग से बात करना, ठीक है? चलो। हाँ, नोट कर सकते हो? हाँ जी बोलो। लिखिए 9811 6633 90। क्योंकि देखो अगर यहाँ मैं पूरी बात बताऊंगा तो सारा समय इसी में नष्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं सर, मैं कम से कम टाइम लेना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, इस समय सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला, जिसका आज का विषय है वसंतकालीन गन्ने की बिजाई में सावधानियां। और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौहार्द दुबे जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं से, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर युगेश तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड में। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के फोन काफी आ रहे हैं, हमें लगता है कि आज आपको फुर्सत नहीं देंगे। एक और किसान भाई लाइन पे हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आप एक ये बताओ जी, शिवनंदन लाल जी, ये हमारा रोहतक का स्टेशन में क्या हो गया? रोहतक के स्टेशन का ट्रांसमीटर गिर गया है आंधी में। कितने दिन में चालू होगा ये? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्यक्रम आप एफएम पे सुन रहे हैं इस समय, जो रोहतक से एफएम पे ट्रांसमिशन होता है, उस पे कार्यक्रम आपको सुनाई दे रहे हैं। आप अगर आपके पास एफएम ट्रांजिस्टर है तो उस पे आप सुन सकते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है उस पर भी आप सुन सकते हैं। और दूसरी बात, उसको ट्रांसमीटर को खड़ा करने के लिए कोशिश हो रही है कि उसको पुनः स्थापित किया जाए और आप लोगों को जो पुरानी सुविधा मीडियम वेव की मिल रही है वो भी मिले। अच्छा। हाँ, और आपका गन्ने की फसल से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो गन्ने की उस पे भी है ना, इसीलिए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए आप। यहाँ सोनीपत में कौन सा वैरायटी अच्छा लगेगा? देखिए, सोनीपत में आपके करनाल की वैरायटी है, सारी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही हैं। आपको अर्ली में चाहिए या उसमें चाहिए, लेट में या जनरल में? लेट में चाहिए। लेट में अभी CO 17018 निकली है, बहुत बढ़िया। आप इंस्टीट्यूट, हाँ 17018। हाँ, आप इंस्टीट्यूट से संपर्क कर लीजिए डॉक्टर रविंदर जी से, वो दिलवा देंगे आपको भी। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई, हेलो, एक और किसान भाई का फोन है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ सवाल कीजिए, अपना नाम और पता बताइए। गांव मटोर, जिला का रामदेव बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका रामदेव जी? शिवनंदन लाल जी, आपकी बात बहुत पसंद है जी मेरा। और क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गांव मटोर, जिला का हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी। ये मीडियम पे रोहतक कब तक ठीक हो जाएगा जी? जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, अब किसान भाइयों को कुछ विशेष सावधानियां जो बता रहे थे आप, सवार जी आप बताइए किसान भाइयों को कि जो गन्ने की बसंतकालीन बिजाई करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? सभी किसान भाइयों को विशेष रूप से सर ने भी बताया था, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। सबसे पहले फसल चक्र का चुनाव करना चाहिए। यदि आप जो समय बीमारियां आ रही हैं, ये सभी फसल चक्र गन्ने बार बार साल दर साल गन्ने को बुआई करने से ही हो रही हैं। अच्छा, एक किसान भाई का फोन ले लें, फिर बात करेंगे। हेलो, लगता है इनका फोन कट गया है, दोबारा से आएगा जी। फसल चक्र के साथ साथ और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, आपको अन्य फसल का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद आप फसल चक्र में जब आप हो जाता है तो आपको सही प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। जो पुरानी प्रजातियां हैं, जिनमें बीमारियां आ रही हैं, जो फसल और कीट के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल हैं, उनको रोकते हुए हमें नई प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। भूमि शोधन करना चाहिए। भूमि शोधन में सर्वप्रथम हम लोग अगर बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा के माध्यम से हम लोग भूमि शोधन कर सकते हैं। इसके बाद बीज शोधन होना होता है। बीज शोधन भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। यदि फंजीसाइड है तो फंजीसाइड के लिए हम लोग फंजीसाइड डालेंगे। कोई भी बेहतर फंजीसाइड M45, बाइवेस्टीन है, या फिर ट्राइकोडर्मा के भी माध्यम से आप लोग बीज शोधन कर सकते हैं। किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि विशेष सावधानियां हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि बीज शोधन एक बार ऊपर से टंकी से स्प्रे करके बीज शोधन कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। वालिंदर बोल रहा है जी, मुजफ्फरनगर से। जी वालिंदर जी, क्या सवाल है आपका?
सवाल ये है जी, जैसा कोरोना की दवाई बना दी वैज्ञानिकों ने, तो इसकी फंगस की और टॉप बोलर की दवाई ऐसे क्यों नहीं बनी? आज लो जो इस एक बार के वही खत्म हो जाए। बिल्कुल है डॉक्टर साहब, जब आप खाद बना सकते हो तो दवाई भी आप बनाओ ऐसी जिससे कि जो कीट बार बार आते हैं किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। बिल्कुल इनका सवाल सही है। और क्योंकि ये, और आपको मैं बता दूं कि इस पे काम बहुत जोरों से चल रहा है। जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं इस पे बहुत जोरों से रिसर्च कर रही हैं और जल्दी ही हमें ऐसी आशा है कि वो जल्दी ऐसा मॉलिक्यूल निकालेंगे जिससे कि ये एक बार लगा देंगे तो पूरी फसल में टॉप बोरन नहीं लगेगा। बस हम और आप शुभकामनाएं करें उनकी पेस्टिसाइड कंपनियों के लिए कि वो जल्दी से जल्दी ये मॉलिक्यूल निकालें। हाँ जी, यही तो पूछना था, मतलब इतनी फैक्ट्री लगी है और इतने दवाई बना दी इन्होंने, जब से ये ज्यादा फैक्ट्री लगी है, जब से ज्यादा दवाई आई, जब इसका रोग ज्यादा आ रहे। एक्चुअली जो जितनी दवाई डाली जाती है, हमारे जो कीट भी बीमारी के प्रति, दवा के प्रति अपनी प्रतिरोधकता पैदा कर लेते हैं। अगर कुछ टाइम हो तो मैं बता दूं इनको कि क्यों बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब बताओ आप। देखिए बालेंद्र जी, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं जो हमारे फसल में बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। हाँ जी। देखिए, अगर कोई भी हो, या तो मनुष्य हो या पौधा हो, जब उसे संतुलित फूड नहीं मिलेगा जब तक वो फिर कमजोर हो जाएगा। अगर कमजोरी में चाहे आदमी हो, चाहे गन्ना हो, चाहे फसल हो, कोई भी उस पर अटैक ज्यादा होता है, बीमारियों का भी और इंसेक्ट पेस्ट का भी। अब आप ये बताइए, आपने अपनी जमीन की मिट्टी कब टेस्ट कराई थी? मिट्टी तो हम जब भी फसल बोओगे जब भी टेस्ट करवाओ। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा उसका? हमारी तो हमने 8 डंगर पाल रखे है जी और 30 बीघे गन्ना रहा है। रिजल्ट बताओ सॉइल का। रिजल्ट तो मैं नो कह रहे, इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपने कौन कौन से न्यूट्रिएंट कराए टेस्ट? मिट्टी की जांच करवाई जी यहाँ से, इसमें ब्लॉक में, मोरना में। नहीं वो तो है, लेकिन कई सारी चीज होती है, उनमें क्या क्या टेस्ट बताया आपने, उन्हें क्या करवाया आपने उसमें? वो हमने तो वो मिट्टी पूछा दें जी और मैं बता दें कि इसमें तो किसी तरह की कोई वो है नहीं। फसल चक्र भी अपना हुआ जी। नहीं, यहाँ मोरना में तो NPK किया होगा ना, सूक्ष्म पोषक तत्व की सुविधा तो है ही नहीं वहाँ। हाँ जी, तो आप देखिए, जब तक, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब आपकी जीविका है खेती, और आजकल जानकारी का युग है, जानकारी पूरी नहीं रखोगे तो पूरी सुविधा और पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जमीन की पूरी हर एक चीज की, देखिए खून की जांच होती है, शुगर टेस्ट कर ली, शुगर से ही थोड़े काम चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, LFT भी चाहिए, उसकी सारी टेस्ट करानी पड़ेंगी आपको, जो तभी तो पता चलेगा शरीर में कितना स्वास्थ्य है, कितना क्या है। तो मिट्टी टेस्ट कराइए और संतुलित उर्वरक उपयोग करिए, जिससे आपकी फसल जो है खूब स्वस्थ रहेगी, हर एक चीज मिलेगी। देखिए आपने सुना होगा पहले वो ढेले वाला नमक आता था, उसमें आयोडीन नहीं होता था, बच्चे का दिमाग जो है वो मंद हो जाता था, मंद रहता था, लेकिन उस आयोडीन एक छोटा सा होता है। अब उसे घी से तो घी कितना ही पिलाते रहो, दूध पिलाते रहो, उससे तो नहीं होगी कमी, उसके लिए आयोडीन ही चाहिए। तो इसलिए जो कमी है जिंक, आयरन, लोहा, इसी की कमी से जब वही पूरा होगा, तो आप संतुलित उर्वरक उपयोग का 17 पोषक तत्व होते हैं, सबका इस्तेमाल करिए। जब देखिए फिर आप जी बिल्कुल, आप मिट्टी की जांच कराइए, उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग कीजिए और उन्नत किस्में लीजिए, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करिए, तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर सौहार्द दुबे जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी दोनों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।